नमस्कार। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 4 पदार्थ धातु और अधातु। हमने पिछली वीडियो के अंदर धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। उसमें भौतिक गुणों के आधार पर हमने धातुओं और अधातुओं के अंदर अंतर स्पष्ट किया, जिसमें धातुएं कैसी होती है, उनके गुण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जाना, और कुछ अधातुओं के बारे में भी जाना जो उनके गुण क्या क्या होते हैं। उसके अंदर चमक थी, आघातवर्धनीय था, तन्यता थी, ये सारी की सारी एक विद्युत चालकता थी, ऊष्मा के चालक थे, वो सारे एक धातुओं के गुण थे, और जो नहीं पाए जाते वो अधातुओं के गुण थे। अब हमारे पास टॉपिक है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। जो धातुएं हैं, अधातुएं और रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कहते हैं भौतिक गुण को हम बदल सकते हैं, वापस वैसे बदल सकते हैं कि कोई भी प्रक्रिया द्वारा उन्हें चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी रासायनिक गुण को हम नहीं परिवर्तन कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी पदार्थ के अंदर हमने भौतिक गुण के अंदर परिवर्तन किया है तो उसे वापस बदल सकते हैं। जैसे हमने बर्फ़ से यदि पानी बनाया तो हम पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, कहने का अर्थ भौतिक था। और यदि हम दूध से दही बना रहे हैं तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, हम दही से कभी दूध नहीं बना सकते। उसी प्रकार अब धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म है। हमें पता है कि धातुएं अधिकतर रासायनिक गुण यानी अभिक्रियाएं करती रहती है। रासायनिक गुण के आंतरिक जो संगठन होता है, सूत्र होता है, उसके अंदर होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुएं होती है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। इसके लिए हमारे पास एकदम सरल सा तरीका है कि लोहों को देखते हैं हम, जब वो वायु के साथ नमी के साथ उपस्थित होती है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जंग बनाती है। हम सब जानते हैं कि धातुओं के अंदर जंग लगता है। तो उसी प्रकार जो धातुएं होती है वो वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, जो धातु है उसका ऑक्साइड बनाएगी, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। इसी प्रकार अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब हमारे पास है कि सामान्य धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो सामान्य धातुएं होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कोई भी प्रकृति होती है, हम देखते हैं कोई भी चीज़ को स्वाद के अंदर तो कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई मीठा होता है, कोई नमकीन होता है। उसी के अंदर खट्टे और कड़वे के अंदर हम क्षारीय और अम्लीय के अंदर डिवाइड करते हैं। जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्लीय कहते हैं, और जो स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं उन्हें हम क्षारीय कहते हैं। अब उसी के अंतर्गत सारी चीज़ों को तो हम चख के बता नहीं सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, तो इनकी भी प्रकृति पता लगाई जाती है, और उसके हिसाब से ये कैसी प्रकृति होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे मैग्नीशियम धातु होती है, उसका रिबन है, उसको जला करके उसकी राख बना करके उस राख के अंदर हम H2O यानी जल प्रवेश डाल करके एक लिक्विड तैयार करते हैं, और उसी लिक्विड के अंदर हम लिटमस पत्र होते हैं, एक लाल रंग का और एक नीले रंग का, और उस लिटमस को हम डिप करेंगे यानी उसके अंदर डुबाएंगे। जब लिटमस पत्र यदि नीला है और नीले से उसका रंग लाल हो जाता है तो वो अम्लीय माध्यम है। यदि वो नीला है, लाल है और लाल से नीला हो गया तो वो प्रकृति क्षारीय प्रकृति का। अब हमने जब धातुओं का वो ऑक्साइड तैयार किया और उसके अंदर हमने लाल लिटमस पत्र को डुबाया तो वो कैसा रंग का हो गया, नीला रंग का हो गया, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। इसी प्रकार धातुओं के अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनको भी जब हम उसके अंदर देखते हैं तो उनका क्या हो जाता है, वो नीले से लाल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम उनकी प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, और वो अम्लीय प्रकृति। जैसे धातु होती है मैग्नीशियम Mg और प्लस O2। हमने ये कहा है धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड MgO का निर्माण करती है। तो ये MgO क्या है, एक प्रकार का धात्विक ऑक्साइड है। इसी प्रकार सल्फर एक धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, जो कि एक प्रकार की गैस होती है। इस प्रकार का निर्माण होता है, और उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया करके अपने गुणों के अंदर परिवर्तन भी करती है। हमने कहा लोहा जंग लगाता है, उसी प्रकार कॉपर भी अपने ऊपर एक नीले रंग का पदार्थ की परत चढ़ाता है। वो क्या करता है, जब कॉपर जल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक कॉपर ऑक्साइड बना देता है, और वही कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, उसको एक नीला रंग देता है, जिसके लिए एक समीकरण है कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 और O2 ऑक्सीजन। ये एक नमी के साथ है, और इसमें बनने वाला पदार्थ एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक प्लस COCH3 का निर्माण होता है।
पहली थी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हमारे पास है जल के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः धातुएं जल के साथ अभिक्रियाएं करती है। जैसे एक सोडियम धातु, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि उसे मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि वो अभिक्रिया कर लेता है वायु और जल के साथ। जब सोडियम के टुकड़े को हम जल के अंदर डालते हैं तो थोड़ी सी देर के बाद में उससे अधिक वेग से अभिक्रिया करके फट जाता है और उस पानी को गर्म या वैसे करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, लेकिन लोहा है वो कम क्रियाशील होता है। यानी वो धातुएं जंग उसके साथ अभिक्रिया तो करती है जल के साथ, लेकिन धीमी गति से करती है। और उसी प्रकार कुछ अधातुएं वो भी जल से अभिक्रिया करती हैं। फिर है अम्लों से अभिक्रिया। धातुएं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करती है। जैसे कि वो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, और उसी हाइड्रोजन गैस को हम किसी मोमबत्ती से या फिर ऐसे टकरा के तो पॉप की आवाज़ निकलती है या फटफट की आवाज़ निकलती है, तो उससे पता चलते हैं वो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। अगली है क्षारों से अभिक्रिया। धातुएं क्षार से भी अभिक्रिया करके वही हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो अधातुएं होती है उनकी प्रक्रिया लंबी होती है, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब है जगह चेंज करके दूसरी जगह पे आना, जिसकी परिभाषा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो अधिक क्रियाशील है वो उसको चेंज कर देता है। जिस प्रकार जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन के अंदर डालते हैं तो जिंक सल्फेट विलयन बन जाता है और कॉपर अलग निकल जाता है। ये अभिक्रिया देखने के लिए हम जब कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन लेते हैं और उसके अंदर जिंक धातु के टुकड़े डालते हैं तो थोड़ी देर देखने के बाद में पश्चात दिखाई देता है कि लाल रंग का चूर्ण नीचे जमा हो जाता है, जो कि एक प्रकार का कॉपर का चूर्ण होता है। इस वजह से वो सब क्या कर देता है, इनको विस्थापित कर देता है। और यदि हम इस विलयन को ऐसे लें कि ZnSO4 का विलयन ले और कॉपर धातु के टुकड़े डालें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, जिसकी वजह से ये कॉपर को क्या कर देती है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है जो कि कॉपर को विस्थापित करके अपना विलयन बना देती है। लेकिन यहाँ कॉपर कम क्रियाशील तत्व होने के कारण जिंक से अभिक्रिया नहीं कर पाता